आप एक जगह पे नोट करके रख लो कि इसकी दो थीम है, पहली वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट और सेकंड है इसकी थीम रिचुअल्स। जब मैं इस पोइम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो उस समय भी हम देख लेंगे कि कहां कहां पे ये चीजें आ रही है। राइट, तो अब पढ़ते हैं अबाउट द पोइम, या फिर कह ले समरी ऑफ द पोइम। ठीक है, समरी ऑफ द पोइम कह लो या फिर अबाउट द पोइम कह लो, जो भी इसको समझो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको एक तो शुरू में बताया था कि जब हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे तो वो बैकग्राउंड कहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, वो कॉन्टेक्स्ट कहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, समरी के अंदर और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द समरी। तो जैसा कि मैंने वहां पे बताया, तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम। तो पहली चीज, जब हम इसकी समरी पढ़ेंगे, पोइम की समरी पढ़ेंगे, तो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोइम लिखी गई थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अभी पढ़ी कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। इसके दो कॉन्टेक्स्ट थे, पहला कॉन्टेक्स्ट था वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरा कॉन्टेक्स्ट था इसका जो हमारे सुजॉन के कॉन्टेक्ट में आए थे विल्फ्रेड ओवन, वो। ठीक है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और एक लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट उनका। ठीक है, ये दो कॉन्टेक्स्ट थे जिसके अंदर ये पोइम लिखी गई। अब बात करते हैं इस पोइम की समरी के बारे में। तो ये जो पूरी की पूरी पोइम है, इसकी समरी क्या है कि इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला स्टैंजा और दूसरा स्टैंजा। पहला स्टैंजा जो 1 से 7वीं लाइन तक है और दूसरा स्टैंजा जो 8वीं से 14वीं लाइन तक है। अभी ये जो पोइम है, ये पूरी की पूरी पोइम है अबाउट द इंग्लिश सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1, जिसके अंदर पोइट ने मेन एम्फेसिस क्या रखा है कि जब आप पहले पैराग्राफ को आप पढ़ रहे होगे तो आपको उसके अंदर मेन एम्फेसिस किस चीज के ऊपर मिलेगा कि वो जो सोल्जर्स हैं, जो अपने घरों से इतने दूर दूर जा करके लड़ाई कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा बड़े नंबर के अंदर हैं कि वहां पे अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो उतने ज्यादा बड़े नंबर पे लोगों को वापस लेके आना, डेड बॉडीज को वापस लेके आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उनको घर वापस नहीं ले आ सकते तो आप किस तरीके से उम्मीद करोगे कि उनको प्रॉपर रिचुअल्स के साथ में उन्हें विदा किया जाए। कहने का मतलब ये है कि इतने ज्यादा बड़े नंबर पे सोल्जर्स हैं वहां पे जो मर रहे हैं कि उनको प्रॉपर अंतिम संस्कार मिल नहीं पा रहा है। राइट, तो उनको क्या हो रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पोइट बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि एक साइड तो आप नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी बताकर, नेशनलिस्ट प्रोपोगेंडा फैलाकर सामने वाले पर्सन को प्राउड फील करवाना चाह रहे हो, और दूसरे साइड जो एक कॉमन आदमी को, जो एक हर आदमी डिजर्व करता है कि उसका अंतिम संस्कार हो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ, जिस रिलीजन से वो बिलोंग करता है, आप उसको वो भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कितनी मतलब आयरॉनिक बात है, कितनी मतलब कमाल की बात है, कितनी मजाकिया है, कितनी हंसी वाली बात है कि एक तरफ आप उसको झूठा लालच दे रहे हो कि तुम बहुत महान हो जाओगे, और दूसरा जो एक आम आदमी को मिलता है, जो एक आम आदमी का हक है, वो भी आप उसे नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये पहले जो पैराग्राफ है उसके अंदर में फोकस किया गया है। जब हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले क्वेश्चन के अंदर में पोइट किस तरीके से इस चीज के ऊपर क्वेश्चन रेज करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप एक तरफ उसको जो चीजें बता रहे हो, जिस चीजों का लालच दे रहे हो वो, और दूसरी तरफ जो वो डिजर्व करता है आप उसको वो भी नहीं दे रहे हो, जो प्रॉपर रिचुअल्स वो डिजर्व करता है वो भी नहीं दे रहे हो। आई होप कि आपको पता होगा मैं किस रिचुअल की बात कर रहा हूं। मैं मरने के बाद या किसी एक डेड बॉडी को, जो भी क्रिश्चियनिटी के अंदर में जिस तरीके से अंतिम संस्कार होता है हिंदुओं के अंदर, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, मैं उन रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरफ तो आप उनको बोल रहे हो कि तुम बहुत प्राउड फील करोगे और तुम पैट्रियट हो, ये वो, और एक तरफ तुम उनको जो उनका रिचुअल्स जो वो डिजर्व करते हैं आप उनको वो भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, जो फनरल के टाइम पे रिचुअल्स डिजर्व करते हैं आप उनको वो भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जब आप सेकंड पैराग्राफ तक आते हो तो सेकंड पैराग्राफ में वो वॉर से शिफ्ट होकर पूरा का पूरा सीन उनके घरों तक आ जाता है, और फिर उसके अंदर में वो बात करता है उनकी फीलिंग्स के बारे में जो वो वहां पे फील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी समरी के अंदर में लिखोगे आप। इंट्रोडक्शन,
फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा 1 और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा 2। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर में हम बात कर रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और बाकियों के अंदर में हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं इसको पूरा समरी के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि फिर ये टाइम फालतू का लगेगा, क्योंकि हमें दोबारा से उसे एक्सप्लेन करना होगा, और अभी तुरंत ही हम एक्सप्लेन करेंगे समरी के बाद। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले हम एक्सप्लेन करेंगे बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, फिर समरी, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। तो अब जो हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, आप उसी एक्सप्लेनेशन को लिखोगे समरी के अंदर में। तो जैसा कि मैंने शुरू में एक चीज छोड़ी थी कि इस पोइम को हम सोनेट भी बोलते हैं। तो सोनेट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी पोइम को, जब आप इस पोइम का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर में 8 लाइन्स हैं और सेकंड के अंदर में 6 लाइन्स हैं। तो 8 लाइन वाले पैराग्राफ को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 लाइन वाले पैराग्राफ को बोलते हैं सेंसेट। ठीक है, ऑक्टेव और सेंसेट जो होता है वो इस पोइम का एक खास फीचर है कि एक पैराग्राफ में आप 8 लाइनें बता रहे हो और एक पैराग्राफ में 6 लाइनें। दूसरा, जब आप इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम देखोगे, राइमिंग स्कीम जिनको नहीं पता है तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर इसे समझना हो तो आप ये समझिए कि हर एक लाइन का जो आखिरी का शब्द है, अगर आप उनको देखोगे तो उनके अंदर एक पैटर्न बैठ रहा होगा। पहली का बेल है तो तीसरी का होगा हेल, फिर चौथी का हो सकता है कि होगा डेल। उसी तरीके से अगर दूसरी का है कैट तो चौथी का हो सकता है हैट, 6वीं का हो सकता है रैट, इस तरीके से। या फिर मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आप इनके अंदर देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आइए अब लाइन बाय लाइन इस पोइम को एक्सप्लेन करने की, इस पोइम को सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पोइम को पढ़ना शुरू करते हो तो इसकी फर्स्ट लाइन आपको क्या मिलती है कि व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाई एज कैटल। अब इसके इस लाइन के अंदर आपको 2 चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज जो समझने वाली है वो कि पासिंग बेल सेरेमनी क्या होती है या पासिंग बेल क्या होता है, और दूसरी चीज वो जो यहां पे लिखा हुआ है डाई एज कैटल। तो सबसे पहले हम पहली चीज समझते हैं कि पासिंग बेल क्या होता है। तो पासिंग बेल बेसिकली क्रिश्चियनिटी के अंदर एक सेरेमनी है जिसके अंदर में अगर कोई इंसान जो है उसकी जब मृत्यु होती है, कोई इंसान जब मरता है तो चर्च के अंदर में उसके नाम की बेल बजती है, और वो बेल किस चीज का सिग्नल होता है कि अब ये पर्सन मर गया है, इसके लिए प्रेयर करनी है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो लोग इससे रिलेटेड, मतलब जिन लोगों का इससे कोई संबंध है या जो लोग वहां आना चाहते हैं इसके नाम की प्रेयर करने, वो सारे लोग इसके नाम की प्रेयर करेंगे। तो उस प्रेयर के लिए सिग्नल जो देते हैं वो पासिंग बेल सेरेमनी होती है, और वो सिग्नल कैसे दिया जाता है? बेल बजा के दिया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि पासिंग बेल सेरेमनी क्या होती है। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर जो कि है डाई एज कैटल। अब यहां पे किसे कहा गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कैटल्स की तरह मर रहे हैं। कैटल यानी कि जानवर, ठीक है, जानवर, कैटल यानी कि जानवर। तो कौन ऐसे लोग हैं जो जानवरों की तरह मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। तो यहां पर पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो सोल्जर्स हैं जो कि वॉर फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं वो जानवरों की तरह मारे जा रहे हैं। अब यहां पोइट एक और चीज शो करने की कोशिश कर रहा है ना कि एक तरफ तो आप उन सोल्जर्स की बात कर रहे हो जिन सोल्जर्स को बहुत ही प्राउड के नजरिए से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए अपनी जान देते हैं और यही बात उन्हें भी सिखाई जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो उनके साथ सलूक हो रहा है कहां पर? वॉर फ्रंट के ऊपर। वो ऐसा सलूक हो रहा है जैसा जानवरों के साथ किया जाता है स्लॉटर हाउसेस के अंदर में, जहां पे उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। तो जिस तरीके से जानवरों को बेरहमी से मारा जाता है स्लॉटर हाउसेस के अंदर में, उसी तरीके से फौजियों को भी, सोल्जर्स को भी मारा जा रहा है वॉर के अंदर में। तो वहां पे वो स्लॉटर हाउसेस के अंदर में मरते हुए जानवरों का कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग या एक सोल्जर के साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो वो ह्यूमन बीइंग, ऊपर से वो सोल्जर, तो उसको तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसके लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल जेस्चर्स होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? उसकी जिंदगी जानवरों की तरह है। तो वो बेसिकली उनकी लाइफ को, एक ह्यूमन की लाइफ को डीह्यूमनाइज कर रहा है और जानवरों के लेवल तक लेकर आने की कोशिश कर रहा है और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में जो उनकी जो जिस तरीके का माहौल होता है वॉर फील्ड के अंदर में और जिस तरीके का सलूक होता है उनके साथ में, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी कसाई खाने में या कसाई घर में जानवरों के साथ होता है। उतनी बेरहमी के साथ उनके साथ सलूक किया जाता है। पहली लाइन का मतलब ये है, ठीक है। और पहली लाइन बोलने का या पहली लाइन का जो मेन मतलब है वो है कि पोइट एक बहुत ही सैड वे में, एक बहुत ही मॉर्नफुल कंप्लेन कर रहा है
ठीक है, बहुत ही मॉर्नफुल कंप्लेन कर रहा है पोइट। और उसके बाद फिर वो इसी तरीके से कंप्लेन करते हुए ही इस क्वेश्चन को क्या आंसर दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया पासिंग बेल के अंदर में प्रेयर करने के लिए बुलाया जाता है ना। तो इसी तरीके से आगे की लाइनों में पोइट बोल रहा है कि only the monstrous anger of the guns, only the stuttering rifle rapid rattle can petter out their hasty orison। अब यहां पे जो ओरिजन्स शब्द है ORISONS, इसका मतलब भी होता है एक टाइप ऑफ प्रेयर, ठीक है, अ टाइप ऑफ प्रेयर ओरिजन्स। तो वही बात कर रहा है कि उनके लिए पासिंग बेल सेरेमनी नहीं होगी, क्योंकि उनकी मतलब बेसिकली उनके घर वालों को ही नहीं पता होगा ना कि वो मरे हैं कि अभी जिंदा है, या फिर वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो ये डायलेमा है उनके लिए। तो कोई पासिंग बेल सेरेमनी नहीं होगी, यानी कि किसी को भी बेल बजा करके ये सिग्नल नहीं दिया जाएगा कि इनके लिए प्रेयर्स करो, ठीक है। तो होगा क्या कि जो वहां पर जो गन्स की आवाज है, जो मॉन्स्टरस एंगर ऑफ गन्स है, और जो स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रेटल, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है ना, पहली लाइन के अंदर में जहां पे लिखा है मॉन्स्टरस एंगर ऑफ गन, इसके अंदर में पोइट बेसिकली जो बंदूकों का जो शोर है, उस शोर को एक मॉन्स्टर के एंगर, जब मतलब बेसिकली एक मॉन्स्टर जब गुस्सा होता है, मॉन्स्टर यानी कि राक्षस, ठीक है, तो जब वो एक राक्षस गुस्सा होता है और उस समय जिस तरीके से वो चिल्लाता है और जो दहशत लोगों में फैलती है उस आवाज से, उस शोर से, उन दोनों को कंपेयर कर रहा है। कह रहा है कि जो मॉन्स्टरस एंगर ऑफ गन है वो होगा, दूसरा स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रेटल, यानी कि जो बंदूकें चल रही होंगी, तो बंदूकों और गोलियों की जो आवाज आ रही होगी, खड़खड़ाहट की, उनके गोलियों के रुक रुक के चलने की, ऐसी जो आवाजें होंगी, सिर्फ यही आवाजें होंगी जो उनके लिए प्रेयर का काम करेगी, ठीक है। उनको कोई प्रेयर करने और बाहर से नहीं आएगा, सिर्फ यही सारी चीजें उनके लिए प्रेयर का काम करेंगी, ठीक है। एक चीज तो आपको यह समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसके आगे पोइट क्या बोलता है, नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव दी क्वायर्स। अब दूसरा, पहली रिचुअल, आपको बस ये याद रखना है कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक थीम है रिचुअल, तो पहला थीम आपको मिल गया यहां पे रिचुअल। कौन सा रिचुअल? पासिंग बेल सेरेमनी। उसकी जगह पे उनके लिए क्या होगा, जो मॉन्स्टर्स एंगर ऑफ गन्स और स्टटरिंग राइफल रैपिड रेटल, ये वाला जो होगा, मतलब गोलियों की आवाज, बंदूकों की आवाज होगी पासिंग बेल्स की जगह, एक रिचुअल। अब आगे दूसरे रिचुअल्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। यहां पोइट कह रहा है कि नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर नॉर बेल, यानी कि जितनी भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर होती हैं, अगर आप उन रिचुअल्स को परफॉर्म करने की बात करोगे उन सोल्जर्स के साथ में, तो वो उनके लिए एक मजाक होगा, ठीक है। ये होगा उनका मजाक बनाने के बराबर कि आप सोल्जर्स का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए कोई भी प्रेयर नहीं होगा, उनके लिए कोई भी बेल्स नहीं बजेंगी, नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द कॉयर्स। अब क्या होता है, एक और रिचुअल होता है, कौन सा? जब कोई मर जाता है तो लोग रोते हैं उसके लिए, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो रोते हैं। वही यहां पे किया है क्वायर्स। क्वायर्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के मतलब किसी के लिए रोते हैं, रोते नहीं है मतलब किसी तरीके से गाना गाते हैं, ठीक है, तो उसे क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे उनके उस चीज को बताया गया है कि कोई भी लोग झुंड में बैठ के उनके लिए रोएंगे नहीं, ठीक है। उनके लिए क्या होगा, सिर्फ श्रिल डिमेंटेड क्वायर्स ऑफ वेलिंग शेल्स। उस रोने, वो जो मतलब माहौल होगा, जो रोने का जो माहौल होगा उनके लिए, वो क्या होगा, जो वॉर फील्ड के ऊपर जो पागलों की तरह गोलियों की आवाज आ रही है, बुलेट शेल्स की जो आवाज आ रही है, सिर्फ वो आवाज उनके लिए उस रोने का, उस मॉर्निंग का, MOURNING वाले मॉर्निंग का काम करेंगी, ठीक है। तो पहला उसने कंपेयर किया पासिंग बेल सेरेमनी को कि पासिंग बेल सेरेमनी नहीं होगी तो उनके लिए और प्रेयर का सिग्नल नहीं जाएगा, तो उनके लिए प्रेयर की जगह पे क्या होगा, उनके लिए प्रेयर की जगह पे गोलियों की आवाजें जो आएंगी, सिर्फ वही उनके लिए प्रेयर का काम करेंगी। फिर दूसरा चीज उसने कहा कि वहां पे कोई भी लोग रोएंगे नहीं उसके लिए, उसके मरने पे, तो उसकी जगह पे क्या होगा, उसकी जगह पे ये डिमेंटेड क्वायर्स ऑफ वेलिंग शेल्स ये काम करेगा उनके लिए। यानी कि जो गोलियों की आवाज आ रही होगी, पागलों की तरह जो लोग गोलियां चला रहे होंगे, जो उसकी आवाज आ रही होगी, वही उसका काम करेगी। और फिर लास्ट की जो लाइन है, एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स। अब इसमें लास्ट वर्ड है शायर्स। शायर्स का मतलब है यहाँ पे कि जो इंग्लैंड के अंदर में जो स्मॉल टाउन्स हैं, जो विलेजेस हैं, जहां से फौजी आ रहे हैं, उसकी
और दूसरा एक और इसमें चीज यूज हुआ है बगल्स। बगल्स का मतलब क्या है ना कि जब जब मतलब कोई सोल्जर मरता है तो आर्मी के अंदर उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है बगल, जो एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो मुंह में लगा के बजाते हैं, वो वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो उनके लिए उस तरीके की जो बगल्स बजेंगी वो कहां बज रही होंगी, उनके जो होम टाउन्स है वहां पे, और लोग उनके लिए जो है वो उदास होंगे। ये चीज यहां पे बोली जा रही है। अब जब आप इसके अंदर पढ़ोगे इस पैराग्राफ को, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि पहली लाइन के अंदर में ये है कि डाई एज कैटल, तो जहां पे एज और लाइक का इस्तेमाल होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, सिमिली। सिमिली के अंदर जब हम किसी चीज को एज और लाइक के साथ कंपेयर करते हैं, एज और लाइक लगाने के बाद कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिमिली। उसके साथ ही मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ गन्स यूज हो रहा है, यानी कि हम किसी गन की जो आवाज है उसे किसी लिविंग राक्षस या मॉन्स्टर की आवाज के साथ, उसके चिल्लाने के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है। फिर आगे यूज हो रहा है स्टटरिंग, जहां पे ओनामोटोपोइया यूज हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं राइफल्स रैपिड रेटल, जहां पे 3 कंसेक्यूटिव जो वर्ड्स हैं, जो 3 कंसेक्यूटिव जो यहाँ पे वर्ड्स है, राइफल्स रैपिड और रेटल, इन तीनों की शुरुआत आर से हो रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है। उसी तरीके से श्रिल डिमेंटेड क्वायर यूज हो रहा है। क्वायर क्या होता है, जो एक झुंड होता है जिसके अंदर लोग गाते हैं, ठीक है। और डिमेंटेड का मतलब क्या होता है, पागल। तो झुंड एज सच में लिविंग चीज नहीं है, लेकिन उसको आप यूज कर रहे हो किसी पागल यानी कि किसी लिविंग बीइंग के किसी एक बिहेवियर के साथ, तो वहां पर भी आप पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहे हो। तो वो इन सारे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ताकि वो उस पोइम बेसिकली पोइम एक कैसी चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उस पोइम के नॉन लिविंग होते हुए भी उसे लिविंग बनाने की कोशिश कर रहा है पोइट, इन चीजों को इस्तेमाल करके। लिविंग बनाने से क्या मतलब है कि ताकि वो चीजें जो है वो लोगों को फील हो सके कि हाँ भाई ऐसी चीज हकीकत में हो रही है, ये सारे इवेंट्स हकीकत में हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है। तो और जब हम पहला पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलता है ना कि जो पोइट है उसने इसमें एक पूरी वॉर फ्रंट के ऊपर जो क्योस मचा हुआ है, क्योस यानी कि जो हलचल मची हुई है, और जितनी उस जगह के ऊपर क्या कहें कि इंसानों के साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, उस चीज को लोगों को फील करवाने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेंजा के अंदर में। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा के अंदर। सेकंड स्टेंजा की शुरुआत भी होती है क्वेश्चन के साथ में कि व्हाट कैंडल्स में बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल। अब मैं इस लाइन का लिटरल मीनिंग तो यही है कि पोइट ये कह रहा है कि तुम उनके लिए कौन से कैंडल्स जलाओगे ताकि उनकी जो सारी जो सेरेमनी है जो मरने के बाद होती है ना, जिससे कि उनको मुक्ति मिलती है, वो तेजी से हो जाए, मतलब उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। अब इसके पीछे का रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है ना कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बिलीव है, ये लोग मानते हैं कि ये जो अर्थ है ये एक जेल है जिसके अंदर जो गॉड है उन्होंने लोगों को भेजा है कि वहां जाओ, अब जेल के अंदर में अपनी सजा काटो अपने पापों की, और उसके बाद तुम वहां पे रहकर ही मतलब गॉड को याद करो, और उसके बाद हम तुम्हें वहां पे वापस बुला लेंगे, जिसे हम कहते हैं कि मौत के बाद वापस बुला लेंगे। तो वो मरने से लेकर के हेवन पहुंचने तक की जो सारी सेरेमनी है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी से लोग हेवन में पहुंच जाए, इसके लिए कैंडल्स जलाई जाती है और प्रेयर्स की जाती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम उनके लिए क्या कैंडल जलाओगे ताकि उनकी जो सारी की सारी ये सेरेमनीज हैं वो जल्दी जल्दी हो सके। उसके बाद वो इसी चीज को बोल रहा है, इन्हीं चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके लिए तुम कोई कैंडल नहीं जला सकते हो, ठीक है। उनके लिए, क्योंकि कैंडल कैसे जलाओगे जब डेड बॉडी के पास या तो तुम होगे या डेड बॉडी तुम्हारे पास होगी तभी कैंडल्स जलेंगे। तो वो कह रहा है कि उनके लिए कोई कैंडल नहीं जला सकता है। उन जो यंग लड़के हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना ना, एंथम फॉर डूम्ड यूथ का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे जो यंग लड़के जो कि लड़ाइयों में जाके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ये उनके ऊपर लिखी गई चीज है, ठीक है। इसलिए उन्हें डूम्ड यूथ कहा गया क्योंकि वो बिना सोचे समझे, वो एक बंदा जो अपनी अभी जो यूथ है, जो जिसके पास अभी सारी जिंदगी पड़ी हुई है, वो लड़ाई में जाके अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है, ठीक है, या लड़ाई में भेज के उसकी जिंदगी खत्म की जा रही है, अब जैसे भी इसको समझे, तो उनके ऊपर ये लिखी हुई है। तो वही कह रहा है कि उन जो यंग लड़के हैं उनके हाथों में कैंडल नहीं होगा, उनके जो है
आंखों में उस कैंडल की रोशनी होगी। मतलब कि ऐसे नॉर्मली लोग कैंडल जलाते हैं मरे हुए आदमियों के लिए, लेकिन वहां पे जल नहीं सकता। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी सोल्जर मर रहा है उनके लिए जो उसके जो साथी सोल्जर्स हैं उनकी आंखों में जो चमक है वही चमक उनके लिए कैंडल्स का काम करेगी। उसके बाद फिर आगे जा रहा है और पोइट कह रहा है कि चलो कैंडल्स की बात तो हो गई, अब अगर बात करें कि उनके लिए कफन की बात करें अगर हम, कि उनके लिए कफन कहां से आएगा, तो वही बात हो रहा है कि वॉरफ्रंट के ऊपर इतने ज्यादा लार्ज नंबर में है कि उनको कफन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता मरे हुए आदमियों को, ना ही उन्हें घर लाया जा सकता है। तो कफन की जगह पे क्या होगा, जो उनकी गर्ल्स हैं, गर्ल्स यानी कि किसी की माँ होगी, किसी की सिस्टर होगी, किसी की वाइफ होगी, किसी की डॉटर होगी, तो इनका ये जो चेहरे के ऊपर जो पीलापन है दुख के कारण, ठीक है, यहां पे शब्द है पेलोर, ठीक है, PALLOR, तो ये पीलापन जो है उनके चेहरे का वही उनके लिए कफन का काम करेगी। और कफन के लिए यहां पे शब्द कौन सा यूज है, PALL, पैल, उनके लिए कफन का काम करेगी। और फिर आगे जा रहा है कि चलो कैंडल्स भी हो गया, कैंडल्स वाली बात भी होगी कि कैंडल्स नहीं जला सकते, उसकी जगह पे कौन से रिचुअल, उस कैंडल वाले रिचुअल की जगह पे क्या होगा, उनके जो साथी जो फौजी होंगे उनकी आंखों की रोशनी की बात होगी। फिर आगे आ रहा है कि दूसरा रिचुअल कि उनके लिए आप कफन कहां से लाओगे, पैल कहां से लाओगे, उसकी भी बात कर ली कि उनके लिए जो पैल्स का काम कर रही हैं वो उनके जो भी उनकी गर्ल्स हैं उनका जो दुख है चेहरे पे जो झलक रहा है वो उनके लिए काम कर रही है पैल का। फिर कह रहा है कि अब मरे हुए लोगों के ऊपर जो फ्लावर्स चढ़ाते हैं तो उन फ्लावर्स को कैसे चढ़ाओगे, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो भी उनको नसीब नहीं होगा। उनकी फ्लावर्स चढ़ाने की जगह पे क्या काम आएगा, जो भी उनके जो परिवार वाले हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो पेशेंट माइंड्स हैं, पेशेंट माइंड्स यानी कि जो दुखी, मतलब अंदर से जो लोग टूट चुके हैं, जो दुखी हैं, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो यादें हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, और उन चीजों के कारण जो उन्हें दुख हो रहा है वही उसके, क्योंकि कोई आदमी मर जाता है तो फिर उसकी यादें रह जाती हैं दिमाग के अंदर में, तो वो उन्हीं यादों को रेफर करके कह रहा है कि वही उनके लिए फ्लावर का काम करेंगी, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बोल रहा है कि ठीक है, टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स, यही चीज बोल रहा है। टेंडरनेस का मतलब होता है सॉफ्टनेस, तो उनकी जो यादें हैं उनके साथ, मरे हुए लोगों के साथ में उसकी जो सॉफ्टनेस है, क्योंकि क्या होता है यादें आप टच नहीं कर सकते हो, उन्हें सिर्फ फील कर सकते हो, तो इसीलिए उसे सॉफ्टनेस या टेंडरनेस के साथ कंपेयर किया गया है कि जो उनकी यादें हैं, जो सॉफ्ट उनकी टेंडर जो यादें हैं दिमाग के अंदर में, सिर्फ वही यादें उनके लिए फ्लावर का काम करेंगी। और फिर लास्ट में इस पोइम को क्लोज किया है कि एंड ईच स्लो डस्क अ ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। अब ये भी एक सेरेमनी है, ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स में क्या होता है ना कि जब कोई मर जाता है तो कर्टन्स वगैरह गिरा देते हैं उसके आगे, मतलब जहां पे उसकी डेड बॉडी रखी जाती है उसके आगे कर्टन्स वगैरह गिरा देते हैं, पूरा अंधेरा कर देते हैं। अंधेरा करने का मतलब क्या है, कोई ब्लाइंड भी होगा, ब्लाइंड में भी क्या होता है ना, जब कोई इंसान ब्लाइंड होता है तो उसे कोई चीज दिखता नहीं है, तो वही वो अंधेरा कर देते हैं वहां पे, जिससे कि ये एक्नॉलेजमेंट हो जाती है कि ये जो इंसान है वो मर गया है, उसे श्रद्धांजलि देनी है या दे दी गई है। तो ये भी एक सेरेमनी होती है। तो कहता है कि उनको इस तरीके की कोई सेरेमनी जो है नसीब नहीं होगी जिसके अंदर लोग पर्दे गिराएंगे और अंधेरा करेंगे। उसकी जगह पे क्या सेरेमनी उनको मिलेगी, उसकी जगह पे उन्हें जो शाम के बाद जो रात आएगी वही रात उनके लिए उस सेरेमनी का काम करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन चीज को आपको पढ़ के दो चीजें, दोनों थीम क्लियर हो गई होगी। पहली थीम जो वॉर से रिलेटेड है, क्योंकि पूरी बात ही वॉर के ऊपर हो रही है, और दूसरी चीज जो रिचुअल्स की बात हो रही है, जैसे हमने कौन कौन से रिचुअल्स की बात की, शुरू में हमने पासिंग बेल्स की बात की, फिर हमने प्रेयर्स की बात की, फिर हमने मॉर्निंग की बात की, उसके बाद फिर हमने बात की कैंडल्स जलाने की, उसके बाद फिर हमने बात की किसकी उसके ऊपर जो कफन चढ़ाया जाता है उसकी, और उसके बाद फिर हमने बात की जो फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद फिर हमने बात की कि जिस तरीके से वो ड्रॉइंग डाउन वाली जो सेरेमनी होती है जिसके अंदर में अंधेरा किया जाता है वो, तो ये सारे सेरेमनी क्रिश्चियनिटी के अंदर में फॉलो किए जाते हैं। लेकिन एक सोल्जर्स के साथ में, उन सोल्जर्स के साथ में जिन्हें ये बोल के प्राउड फील करवाया जाता है कि तुम अपने कंट्री के लिए ये सब चीजें कर रहे हो, उनको ये सारी जो रिचुअल्स है जो एक कॉमन क्रिश्चियन को मिलते हैं, जो हर क्रिश्चियन के नसीब में होने चाहिए, उन्हें वो भी नसीब नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बताने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक साफ कंट्रास्ट देख सकते हो कि वॉर जो है वो एक इंसान को उसके मरने पर जो चीजें एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, दैट रिलीजन जो उसको मिलना चाहिए,
वो उसे उससे भी दूर कर रहा है, उसे वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पोइट इस चीज को बताना चाह रहा है कि जिस वॉर को आप इतना ज्यादा एक हीरोइक चीज दिखाते हो, उस वॉर का असली चेहरा ये है। ये पोइट बताने की कोशिश कर रहा है इस सेकंड पैराग्राफ के सेकंड स्टेंजा के अंदर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक क्या, इसमें बस दो आप सेपरेट कर लेना कहीं पे, एक पेज के ऊपर दो साइड लाइनें मार के आप लिख लेना कि एक नॉर्मल क्रिश्चियन को क्या क्या मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट एक जो सोल्जर है, उस जो वॉर फ्रंट में लड़ रहा है, उसे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, आपकी पूरी पोइम की जो समरी होगी वो यही होगी और आपको पूरी पोइम जो है समझ आ जाएगी। तो ये हो गई पोइम की एक्सप्लेनेशन। और जहां तक बात है इसके थीम के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैंने इस एक्सप्लेनेशन के अंदर ही आपको ये पूरी की पूरी थीम एक्सप्लेन कर दी है, तो मुझे यहां पे उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे हम, जिसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो उसके अंदर मतलब हमने लिखा हुआ है, इसके थीम का एक अलग से एक पोर्शन है जो लिखा हुआ है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी चीज को हमने वहां पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सबसे एंड में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो मतलब पीछे के जो क्वेश्चन आए थे पिछले सालों के अंदर में वो। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 2015 के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो 2015 के अंदर में पहली एक चीज आई थी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक चीज उसमें कौन सा पैराग्राफ था, उसके अंदर सेकंड स्टेंजा जो है इसका, व्हाट कैंडल्स में बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल, नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉय बट इन देयर आईज शैल शाइन द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बायस, द पैलर ऑफ गर्ल्स ब्राउज शेल बी देयर पैली। वो वाली जो पूरे का पूरा ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछा गया था। तो जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं दोबारा से कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पूरी पोइम लिखी गई है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये पोइम लिखी गई है। पहला कॉन्टेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर 1, और उसी का एक और सब कॉन्टेक्स्ट कह लो या दूसरा कॉन्टेक्स्ट कह लो, जो है कि सिगफ्रेड सेसोन का इन्फ्लुएंस इनकी राइटिंग के ऊपर। ठीक है, और जिससे कि ये प्रॉपर एंटी वॉर पोइट बनते हैं। नंबर 1 ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो इसका आंसर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले आप पोइट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दोगे और पोइम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे कि पोइट कौन है, पोइट कहां का रहने वाला है, पोइट क्या करता था। उसके बाद पोइम की इंफॉर्मेशन के अंदर आप 2-3 चीजें लिख दोगे कि जैसे कि ये पोइम जो है वो एलिजी है, ये पोइम जो है वॉर पोइम है, ये पोइम जो है वो ये जो पोइम जो है वो सोनेट है। अब शुरू में हमने एक चीज मिस कर दी थी कि सोनेट क्या होता है। तो सोनेट बेसिकली क्या होता है ना, कि जब आप पोइम को पढ़ते हो और इसके अंदर 2 स्टेंजा है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पहले स्ट्रक्चर के अंदर 8 लाइंस होती है और दूसरे के अंदर 6 लाइंस होती हैं, और इसके साथ एक स्पेशल टाइप की राइमिंग स्कीम भी होती है इसके अंदर। जैसे कि आप इसमें पढ़ोगे तो क्या आपको मिलेगा, कैटल मिलेगा पहली लाइन के एंड में। आप सिर्फ एंड के वर्ड देखो, जैसे कैटल गन्स, रेटल ओरिजन्स, बेल्स क्वायर्स, शेल्स शायर्स। तो एक आपको राइम दिख रहा होगा, इसे राइमिंग स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्पेशल टाइप की राइमिंग स्कीम जब फॉलो होती है तो उसे हम सोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये लिखोगे। उसके बाद फिर ये जो लाइंस है, इन लाइंस को बताओगे कि इन लाइंस के अंदर बोल क्या रहा है, ये मतलब जो हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा, और फिर आप बताओगे कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में ये लाइंस लिखी गई हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप वर्ल्ड वॉर 1 और जो जिससे वो मिलते हैं सेसोन से, और उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस, वो लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन इस साल में आया था कि व्हाट इज एंथम, एंथम किसे बोलते हैं। तो वर्ड मीनिंग वाला जो पेज है उसके अंदर में लिखा हुआ है कि एंथम किसे बोलते हैं, और इज द वर्ड सब टाइटल फॉर दिस, इज द वर्ड सुटेबल फॉर द पोइम, व्हाई। ठीक है, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन कि क्या ये जो वर्ड है एंथम फॉर डूम्ड यूथ, इसमें जो एंथम वर्ड है वो इस चीज के लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि यस, ये जो वर्ड है वो इस पोइम के लिए सूटेबल है। क्यों ये वर्ड इस पोइम के लिए सूटेबल है? क्योंकि जो एंथम का मतलब ही होता है जो किसी एक स्पेशल चीज के लिए बनाई जाती है, जो एक कॉमन सॉन्ग ना हो, बल्कि एक ऐसा सॉन्ग हो जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये जो सॉन्ग है ये भी इस क्वालिटी का सॉन्ग है जो एक पूरे के पूरी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वॉर के कारण जिनकी लाइफ जो है वो डिवास्टेटेड है, जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है वॉर के कारण, और उन
फौजियों को भी रिप्रेजेंट करता है, उन सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि पेट्रियोटिज्म के प्रोपेगेंडा में फंस करके जाते हैं वॉर फील्ड के ऊपर लड़ने, और जो एक क्रिश्चियन होता है, जो कॉमन आदमी होता है, उसको मिलने वाली फैसिलिटीज, उसको मिलने वाला रिस्पेक्ट भी उसके नसीब में नहीं होता है। तो ये स्पेशली उनको टारगेट करके लिखा गया है, उनके दुख को बताते हुए लिखा गया है। तो ये जो वर्ड है एंथम, ये बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, ये इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर 2016 के अंदर अगर हम देखें तो 2016 में भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का जो पार्ट है वो एक पूछा गया है, उस साल एक ही क्वेश्चन आया। फिर अगर हम 2016 के अंदर में एक और क्वेश्चन आया कि what elements conspire a homage to the dead soldiers, what elements comprise a homage to the dead soldiers, यानी कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक डेड सोल्जर्स को रिस्पेक्ट, होमेज यानी रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट देने के लिए इस पोइम के अंदर में मेंशन किए गए हैं। तो जैसा कि वहां पे हमने पढ़ा, मॉन्स्टरस एंगर ऑफ गन हो गया, स्टरिंग राइफल्स रैपिड रैटल हो गया, उसके बाद वेलिंग शेल्स, क्वायर ऑफ वेलिंग शेल्स हो गया, ये ग्लिमर ऑफ गुड बाय हो गया। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें उन्हें होमेज देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पे जो है वो दी जाती है, और ये सारे एलिमेंट्स पोइम के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं, पोइम के अंदर जो है मेंशन है, ये यहां पर आप लिखोगे। ठीक है, तो 2016 में भी 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, 2015 में भी 2 क्वेश्चन रिपीट हुए। एक था दोनों के अंदर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा एक के क्वेश्चन अलग अलग रिपीट हुआ है। अब आते हैं 2018 के अंदर। 2017 और 2018 दोनों के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट एलिमेंट्स कंस्पायर अ होमेज टू द डेड सोल्जर, यानी कि 2016, 2017, 2018 तीनों के अंदर ये एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि व्हाट एलिमेंट्स कंस्पायर अ होमेज टू द डेड सोल्जर्स। ठीक है, तो चांसेस है कि आगे भी 2019 में भी ये रिपीट हो सके, है ना। तो आगे देखते हैं क्या हुआ है। लेकिन 2019 के अंदर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एंथम इज द वर्ड सूटेबल फॉर द पोइम, राइट। और एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर भी पूछा है। तो अगर आप पूरे पैटर्न को देखोगे तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। पहला, आपको फर्स्ट स्टैंजा या सेकंड स्टैंजा किसी में से भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछ सकता है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में किस 3 स्टेजेस पे जाके इसका आंसर लिखना है, और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर दोगे। नंबर 2, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा, व्हाट इज एंथम और इज द वर्ड सूटेबल फॉर द पोइम। नंबर 3, आपको इस क्वेश्चन का भी मतलब पता होगा कि व्हाट एलिमेंट कंस्पायर अ होमेज टू द डेड सोल्जर्स। अगर आपको इन तीनों का आंसर क्लियर है तो आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो अगले साल भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कवर करने वाला था उससे कहीं ज्यादा हम डिटेल में इसे कवर कर चुके हैं। अब लास्ट में बस ये चीज कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक का बटन है वहां पे दिया हुआ है, वो दबाना। लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर एक छोड़ के जाना, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में जो वीडियोस जा रही हैं वो सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और हम इसे और इम्प्रूव कर सकें। लेकिन कुछ ना कुछ करके जरूर जाना। 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन उससे हमारा बहुत काम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी हमने इसमें समझा है वो बहुत ही आसान तरीके से समझाने की मेरी जो कोशिश है वो सफल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।